Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss regarding pulmonary embolism. So pulmonary embolism का मतलब क्या है? You can see in this picture हमारा ये lungs के वेसल्स है, हमारे pulmonary artery भी है. So यहाँ पे आके कुछ थ्रोम्बस आके स्टक हो रखा है, ठीक है ना? So that is known as pulmonary embolism basically. So pulmonary embolism क्या है? It is the blockage of pulmonary artery. जो हमारा pulmonary artery है वो ब्लॉक हो गया है. ब्लॉक क्यों हो गया है? Because of वन ऑफ इट्स ब्रांचेस. आइदर पल्मोनरी आर्टरी का पूरा ब्रांच ही ब्लॉक हो सकता है, या तो अगर वो जो थ्रोम्बस है अगर यहाँ पे स्टक हो जाएगा तो पूरा ब्रांच ही ब्लॉक हो जाएगा, या फिर वन ऑफ इट्स ब्रांचेस, जैसे कि यहाँ पे थ्रोम्बस आके स्टक हुआ है तो वन ऑफ इट्स ब्रांचेस क्या हो गई है? ब्लॉक हो गई है. क्यों ब्लॉक हो जाएगी? बिकॉज ऑफ थ्रोम्बस, या तो थ्रोम्बस की वजह से, या फिर एयर या फिर फैट एम्बोलिज्म की वजह से, या फिर एमनियोटिक जो फ्लूइड होता है उसकी वजह से अगर ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है. सो दैट इज नोन एज पल्मोनरी एम्बोलिज्म. सो बेसिकली जो थ्रोम्बस है ना, ऐसा नहीं कि थ्रोम्बस यहाँ पे फॉर्म हुआ है, यहाँ पे कुछ इंजरी हुई है तो यहाँ पे क्लॉट बना है तो यहाँ पे ये थ्रोम्बस आके स्टक हो गया. नो, हो सकता है कि वो जो क्लॉट है, वो जो थ्रोम्बस है, वो कहीं और वेन्स में, लेट सपोज नीचे हमारे पॉपुलेटियल वेन्स में बना हो, एंड वो पूरा पल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू हमारा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल में, देन हमारा पल्मोनरी आर्टरी में आके फिर वो स्टक हो गई होगी, है ना. सो हो सकता है उसका ओरिजिन कहीं और हुआ हो, बट आके वो यहाँ पे स्टक हो गई, ठीक है ना. सो डेट ओरिजिनेट इन समवेयर ऑफ वेनस सिस्टम इन और इन राइट साइड ऑफ द हार्ट, एंड देन वो थ्रू पल्मोनरी सर्कुलेशन वो आके राइट पल्मोनरी आर्टरी में आके वो स्टक हो गई है. दैट इज नोन एज पल्मोनरी एम्बोलिज्म. मतलब कि ब्लॉकेज ऑफ पल्मोनरी आर्टरी बिकॉज ऑफ थ्रोम्बस. ओके, सिंपल बोले तो ब्लॉकेज ऑफ और ऑब्स्ट्रक्शन इन द पल्मोनरी आर्टरी बिकॉज ऑफ थ्रोम्बस, ठीक है. सो इसका बेसिकली क्या कॉज है? क्यों वो थ्रोम्बस आया? क्यों थ्रोम्बस आके पल्मोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर दिया, एंड उसकी वजह से क्या हुआ, ठीक है. सो देखो, बेसिकली आपको क्या याद रखना है, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द वर्कोस ट्राइड. वर्कोस ट्राइड में क्या है ना, देयर इज वर्कोस ट्राइड. ट्राइड मतलब तीन चीज है, तो थ्री चीजों का कॉम्बिनेशन. सो या तो एंडोथेलियल इंजरी हुई हो, लेट सपोज कुछ ट्रॉमा हुआ हो, कोई सर्जरी हुई हो, है ना, कोई भी आईवी कैनुलेशन लेट सपोज आपने किया, है ना, लेट सपोज आपकी कोई सर्जरी लाइक ऑर्थोपेडिक सर्जरी, या फिर कुछ मेजर एब्डोमिनल सर्जरी, पेल्विक सर्जरी, या गायनेकोलॉजी कोई सर्जरी हुई हो, एंड सर्जरी की वजह से कुछ क्लॉट्स फॉर्म हो गए होंगे, एंड वो क्लॉट धीरे धीरे आते आते पल्मोनरी सर्कुलेशन में आके वहां पे स्टक हो गया, ठीक है. या फिर क्या हो सकता है कि स्टेसिस हो सकता है. स्टेसिस बोले तो कि ब्लड का फ्लो अच्छा नहीं है, ब्लड वहीं पे स्टेसिस है. अब कभी भी ब्लड स्टेसिस होगा तो ब्लड स्टेसिस तो नहीं रहेगा, ब्लड का काम है कि घूमना. अब वो एक जगह बैठा है तो बैठा तो नहीं रहेगा, तो क्या बन जाएगा? वो क्लॉट फॉर्म करेगा, ठीक है ना. सो अगर ब्लड का स्टेसिस हुआ हो, अब ब्लड का स्टेसिस कब हो सकता है? लाइक इमोबिलाइजेशन हो, अगर कोई पेशेंट है लॉन्ग टर्म बेड रिडन है, इमोबिलाइज्ड पेशेंट है, लाइक सपोज जीबीएस का पेशेंट है, गुलियन बेरी सिंड्रोम का पेशेंट है, myasthenia ग्रेविस का पेशेंट है, वो लेग मूव नहीं कर पा रहा है, वो मूव नहीं कर पा रहा है अपनी बॉडी को, या स्ट्रोक का पेशेंट है, एंड हम भी उसको कुछ हमने भी उसको कोई क्या बोलते हैं कुछ चेस्ट फिजियोथेरेपी, हम फिजियोथेरेपी, या फिर हम कुछ एम्बुलेशन वाला कुछ कर नहीं रहे हैं, वो कंटिन्यूअस बेड रिडन है. सो ये एक फैक्टर हो सकता है, ठीक है ना. सो इमोबिलाइजेशन हो सकता है फॉर मोर देन 72 आवर्स, या फिर आप कहीं फ्लाइट में जा रहे हो, लेट सपोज आप इंडिया से आप यूएसए जा रहे हो, आपको 17-18 घंटे आपको एक ही जगह पे बैठे हो, आप कुछ भी अपना लेग वेग मूव नहीं कर रहे हो. सो ये भी एक फैक्टर हो सकता है ना. सो इमोबिलाइजेशन हो गया, इमोबिलाइजेशन की वजह से स्टेसिस होगा ब्लड का. या फिर और क्या हो सकता है? हाइपर कोएगुबिलिटी लाइक कि हमारा कुछ कैंसर हो गया, है ना, ओबेसिटी हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, जिसमें हाइपर कोएगुलेंट कंडीशन हो जाती है, ठीक है ना. या फिर फैक्टर अफेक्टिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड, जैसे कि अगर कोई एस्ट्रोजन कंटेनिंग हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रहा हो, या फिर जेनेटिक थ्रोम्बोफिलिया हो. सो ये सारा हाइपर कोएगुबिलिटी वाली स्टेज हो. सो ये सारे रीजन क्या करता है? थ्रोम्बस फॉर्म करेगा, एंड वो थ्रोम्बस धीरे धीरे आते आते हमारे थ्रू राइट एट्रियम, हमारा राइट वेंट्रिकल, देन हमारा वो कहाँ चला जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, एंड वहां जाके स्टक हो जाएगा, एंड क्या होगा? पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाएगा, ठीक है ना. एंड डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ऑफ कोर्स, लाइक डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जो हमारा डीप वेन में थ्रोम्बोसिस हुआ, वो सारा क्लॉट कहाँ ही आएगा? वो हमारा ऑफ कोर्स पल्मोनरी आर्टरी में आएगा, वहां जाके स्टक हो जाएगा. सो ये हमारे सारे कॉज या फिर रिस्क फैक्टर बोल लो आप, ठीक है. उसके बाद अगर हम बात करें कि बेसिकली क्या होता है, अगर ये हमारा क्या बोलते हैं, ये जो क्लॉट है, ये जो थ्रोम्बस है, यहाँ पे आके स्टक हुआ तो क्या हुआ? क्यों? मतलब कि क्या चीजें हो गई है ना. क्या होगा? इसके क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे? क्या प्रॉब्लम आएगा पेशेंट को? तो देखो क्या होगा, बेसिकली क्या होगा, वेंटिलेटर परफ्यूजन मिसमैच होगा. मतलब क्या बोला, कुछ समझ नहीं आया. देखो, जैसे कि हमारा ये लंग्स था,
ये हमारा लंग्स था, ठीक है, ये हमारा पल्मोनरी आर्टरी है, लेट्स सपोज हमारा पल्मोनरी आर्टरी है, एंड यहाँ पे ये क्लॉट आके स्टक हो गया। अब यहाँ पे ये क्लॉट आके स्टक हो गया तो क्या होगा, वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच होगा। मतलब क्या होगा, जैसे कि ये जो आर्टरी है ना, पल्मोनरी आर्टरी है, वो ब्लॉक हो गई। अब पल्मोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गई तो क्या हुआ, यहाँ पे जो एल्वियोली है उसको एयर तो मिल रहा है, एयर तो मिल रहा है, मतलब ऑक्सीजन तो मिल रहा है, बट ऑक्सीजन तो मिल रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे आ गई है, ऑक्सीजन है यहाँ पे, बट यहाँ पे ब्लड नहीं आ पा रहा है, ब्लड नहीं आ रहा है, ठीक है ना। सो बेसिकली क्या होता था, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ब्लड आएगा, सो ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड होगा, देन वो हमारे सारे पूरे बॉडी में जाएगा, लंग्स को भी मिलेगा, है ना। बट एयर तो है, ऑक्सीजन तो है, बट ब्लड यहाँ पे नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेज हो गए, पल्मोनरी आर्टरी में यहाँ पे ब्लॉकेज हो गए हैं, सो यहाँ पे एयर नहीं आ पा रहा है, राइट, यहाँ पे ब्लड नहीं आ पा रहा है। तो जो ब्लड है इन स्मॉल ब्लड वेसल्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, बट एयर है, जिसकी वजह से जो डेड स्पेस इन द लंग्स है वो क्या होने लग जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना, डेड स्पेस इंक्रीज हो जाएगा, बट वहां पे ब्लड नहीं आ पा रहा है, ठीक है ना, जिसकी वजह से नो ब्लड फ्लो है, बट नो ब्लड फ्लो तो नो गैस एक्सचेंज, ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीजन है यहाँ पे बट ब्लड यहाँ पे नहीं आ पा रहा है, तो ऑक्सीजन तो है, जिसकी वजह से डेड स्पेस तो इंक्रीज हो रहा है, बट ब्लड फ्लो यहाँ पे नहीं है, जिसकी वजह से गैस एक्सचेंज नहीं हो रहा है। मतलब कि गैस एक्सचेंज इन द सेंस कि हमारा ब्लड आता है, ब्लड में CO2 होता है, तो CO2 यहाँ पे आएगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगा, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जाएगा, CO2 हमारे अल्वेओली से हमारे फिर बाहर चले जाएंगे, ठीक है, यही प्रॉपर होता है गैस एक्सचेंज, CO2 का बाहर जाना एंड ऑक्सीजन का अंदर आना। सो ब्लड फ्लो ही नहीं है, क्योंकि ब्लड के साथ ही तो आएगा हमारा CO2 एंड ब्लड में ही तो ऑक्सीजन जाएगा, तो ब्लड फ्लो नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं होगा, तो ब्लड में क्या हो जाएगा, हाइपोक्सीमिया हो जाएगा, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और हाइपोक्सीमिया होगा, एंड जैसे ही बॉडी में हाइपोक्सीमिया होगा तो क्या होगा, जो पल्मोनरी वेसल्स है ना वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। पल्मोनरी वेसल्स जो है ना, जो हमारा ये जो पल्मोनरी वेसल्स है हमारे लंग्स के अंदर, जो पल्मोनरी वेसल्स है वो और क्या होने लग जाएंगे, वो और कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, पल्मोनरी वेसल्स ना और कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। एंड जैसे ही पल्मोनरी वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होंगे ना, तो इसमें जो प्रेशर है, पल्मोनरी आर्टरी में जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन होगा, है ना। एंड जैसे ही ये पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो जो हमारा राइट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है, पल्मोनरी आर्टरी बेसिकली किससे कनेक्टेड है, हमारा राइट वेंट्रिकल से। सो राइट वेंट्रिकल में प्रेशर, राइट वेंट्रिकल को ज्यादा वर्क हार्ड करना पड़ेगा ना टू पुश दिस ब्लड, मतलब पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर बढ़ गया है, अब राइट वेंट्रिकल ज्यादा हार्ड वर्क करेगा टू पुश दिस ब्लड, स्टिल वो कर नहीं पाएगा, ठीक है ना, जिसकी वजह से जो सेप्टम है, जो राइट वेंट्रिकल का जो सेप्टम है वो डेविएट होने लग जाएगा, सेप्टल डेविएट होने लग जाएगा, ठीक है ना, जिसकी वजह से आपको राइट साइड हार्ट फेलियर होगा, एंड जिसकी वजह से आपको एक्यूट कोर पल्मोनल दिखेगा। प्लस ऑल्सो क्या हो रहा है कि लेफ्ट वेंट्रिकल की साइज क्या होने लग गई, कम होने लगी, क्योंकि राइट वेंट्रिकल का सेप्टल डेविएट होने लगा है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज भी क्या होने लगा है, कम होने लगा है, जिसकी वजह से कम ब्लड अंदर आएगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी कम होगा, कम ब्लड बाहर भी जाएगा, और टग के थ्रू बाहर भी कम ब्लड जाएगा, तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम होगा, एंड BP भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो आई बस में मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो गई, पल्मोनरी आर्टरी है हमारा, लेट्स सपोज ये हमारा पल्मोनरी आर्टरी है हमारे लंग्स में, यहाँ पे ब्लॉकेज हो गई है, यहाँ पे ब्लॉकेज हुई, यहाँ पे एयर तो यहाँ पे है, एयर ऑक्सीजन है, बट ब्लड यहाँ पे नहीं आ पा रहा है, ब्लड आ नहीं पा रहा है, सो ब्लड फ्लो नहीं है, सो जो गैस एक्सचेंज है वो नहीं हो पा रहा है, गैस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जिसकी वजह से जो पल्मोनरी जो वेसल्स है वो क्या हो रहा है, कंस्ट्रिक्ट हो रही है, पल्मोनरी वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो रही है, सो पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन हो रहा है, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन हो रहा है, जिसकी वजह से जो राइट वेंट्रिकल को ज्यादा वर्क हार्ड करना पड़ रहा है टू पुश दिस ब्लड, ठीक है, जिसकी वजह से आपको राइट साइड हार्ट फेलियर मिलेगा, एक्यूट कोर पल्मोनल होगा। तो क्वेश्चंस एग्जाम में आएगा कि एक्यूट कोर पल्मोनल का कॉज क्या है, दैट इज द पल्मोनरी एम्बोलिज्म, मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। सेकेंड थिंग कि राइट जो वेंट्रिकल है वो ज्यादा हार्ड वर्क कर रही है ना, टू पुश दिस ब्लड, जिसकी वजह से सेप्टल डेविएशन हो रहा है, सेप्टल डेविएशन हो रहा है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो साइज है वो कम हो गया, कैविटी कम हो गई है, जिसकी वजह से कम ब्लड आएगा, कम ब्लड आएगा, कम ब्लड जाएगा, जिसकी वजह से BP भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। सो ये हमारा बेसिकली पैथोफिजियोलॉजी है, एंड जो आपको सिम्टम्स मिलेगा वो भी इसी तरीके का मिलेगा, ठीक है ना। सो सिम्टम्स आपको क्या मिलेगा, ऑफकोर्स डिस्पनिया तो होना ही होना है पेशेंट को, एकदम सडन, ये सब कुछ ना सडन ऑनसेट होगा, जैसे ही वो क्लॉट आके स्टक होगा, पेशेंट का ये हाइपोक्सीमिया होगा, एकदम सडन चेस्ट पेन होगा, पेशेंट को एकदम सडन चेस्ट पेन कंप्लेन करेगा, तो डिस्पनिया होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, चेस्ट पेन होगा, टैकीकार्डिया होगा, हाइपोटेंशन होगा, ये सब क्यों होगा मैंने पीछे बता दिया आपको, है ना। प्लस और क्या होगा,
जब हम इंस्पिरेशन करते हैं ना तो हमारा जो जुगुलर वेनस प्रेशर है ना बेसिकली क्या होता है, डिक्रीज होता है। बट इन पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या होगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या होगा, जो हमारा जुगुलर वेनस प्रेशर है ना वो इंक्रीज होगा ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड दिस इज नोन एज कुछ स्मॉल साइन। तो इन पल्मोनरी एम्बोलिज्म आपको कुछ स्मॉल साइन देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा हाइपोटेंशन हो गया, टेकिपनिया, रेस्पिरेटरी रेट ऑफ कोर्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। सो सब ये सब कैसा होगा, सडन ऑनसेट होगा, एकदम से होगा ये सब कुछ, ठीक है। ये सब कुछ एकदम से होगा, सडन ऑनसेट होगा। डिस्पनिया हो गया, चेस्ट पेन हो गया, हाइपोटेंशन हो गया, टैकीकार्डिया हो गया, ठीक है ना, कुछ स्मॉल साइन हो गया, ये सब पेशेंट को सडन हो गया, ठीक है। तो ये सारा सिम्टम्स होता है। उसके अलावा एक क्राइटेरिया होता है दैट इज नोन एज वेल्स क्राइटेरिया। वेल्स क्राइटेरिया क्या है, दैट इज बीडीसी हिप, ऐसे याद कर लो। वेल्स क्राइटेरिया में क्या है, बीडीसी हिप। वेल्स क्राइटेरिया में क्या है, बी मतलब कि ब्लड इन स्पूटम, स्पूटम में ब्लड आएंगे। डीवीटी साइन देखने होते हैं कि डीवीटी साइन प्रेजेंट है कि नहीं है, जैसे कि लेग में का टेंडरनेस हो गया, पेन हो गया, स्वेलिंग हो गया, सो डीवीटी साइन देखना है। कैंसर पेशेंट को कैंसर तो नहीं है, क्योंकि कैंसर इज ऑल्सो रिस्क फैक्टर, जो मैंने आगे बताया कैंसर एक रिस्क फैक्टर है, कैंसर देखेंगे। हार्ट रेट इज मोर देन 100 पर मिनट, क्योंकि बेसिकली पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या हो रहा है, टैकीकार्डिया भी हो रहा है, सो हार्ट रेट मोर देन 100 पर मिनट। इमोबिलाइजेशन फॉर मोर देन 3 डेज, है ना। अगर वो पेशेंट मोर देन 3 डेज से इमोबिलाइज्ड है, या फिर सर्जरी का जस्ट लेस देन 4 वीक हुआ है ना। सो सर्जरी लेस देन 4 वीक और इमोबिलाइजेशन फॉर मोर देन 3 डेज, ठीक है ना। प्रायर पल्मोनरी एम्बोलिज्म, या पहले उसको कभी डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो रखा हो, क्योंकि अगर किसी को पहले कभी पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है कि रिकरेंट भी होता है, ये बार बार किसी को एक बार हो रखा तो बार बार भी होते हैं, है ना। सो प्रायर पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो या फिर डीवीटी हो, सो ये वेल्स क्राइटेरिया होता है। इसमें स्कोर अगर मोर देन 4 होता है ना, सो हाई प्रोबेबिलिटी फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म, है ना। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का हाई प्रोबेबिलिटी होती है, दैट इज अ वेल्स क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिंग दिस पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। ये हमारा क्लिनिकल फीचर्स हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्पनिया, चेस्ट पेन, टैकीकार्डिया, टैकीपनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होगा, ऑफ कोर्स होगा, ठीक है। हाइपोटेंशन होगा, टैकीकार्डिया होगा एंड कुछ स्मॉल साइन होगा, ठीक है। सो ये आपको साइन याद करना है। बेसिकली आप जब पैथोफिजियोलॉजी याद कर लोगे ना, आपको ये साइन अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो ईसीजी करेंगे, क्योंकि राइट साइड हार्ट फेलियर भी हो रहा है ना, बीपी भी कम हो रहा है, टैकीकार्डिया भी हो रहा है, तो हम ईसीजी करेंगे प्लस चेस्ट एक्सरे करेंगे। चेस्ट एक्सरे में ना आपको जब आप चेस्ट एक्सरे करेंगे तो चेस्ट एक्सरे में आपको ना हैम्पटन हम वेज ओपेसिटी दिखेगा। मतलब क्या है, मतलब कि देखो लेट्स सपोज यहाँ पे हमारा पल्मोनरी आर्टरी था, यहाँ पे लेट्स सपोज ब्लॉकेज हो गई है। सो लेट्स सपोज यहाँ पे ब्लॉकेज हो गई है ना, ऐसा हमारा पल्मोनरी आर्टरी था, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी आई होगी, यहाँ पे ब्लॉकेज हो गई होगी, तो यहाँ पे ब्लड नहीं आ रहा है ना, यहाँ पे ब्लड नहीं आ रहा, तो ये एरिया क्या हो गया, ये एरिया पूरा इन्फाक्ट हो गया है, ये एरिया को ब्लड नहीं मिल रहा है, सो ये एरिया पूरा क्या हो गया, इन्फाक्ट हो गया है। सो इसी को बोलते हैं हम हैम्पटन हम वेज ओपेसिटी, आपको चेस्ट एक्सरे में दिखेगा, ठीक है। उसके अलावा हम अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे, डॉपलर करेंगे ऑफ लेग का टू सी द डीप वेन थ्रोम्बोसिस की डीप जो हमारे वेन्स में कुछ थ्रोम्बस वगैरह तो नहीं है, अगर वहां पे थ्रोम्बस हो सकता है वो थ्रोम्बस जाके पल्मोनरी आर्टरी में स्टक हो गई हो, ठीक है। उसके अलावा हम मैग्नेटिक रेजोनेंस फिनोग्राफी करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम स्क्रीनिंग करते हैं, स्क्रीनिंग में हम डी डाइमर ऐसे करते हैं जो कि इंक्रीज हो जाता है, अगर डीवीटी हो या फिर कहीं पे थ्रोम्बस वगैरह हो, तो जो डी डाइमर ऐसे है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। उसके अलावा सीटी एंजियोग्राफी इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, या फिर आपसे पूछे एग्जाम में कि गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिंग दिस पल्मोनरी एम्बोलिज्म, सो दैट इज द सीटी एंजियोग्राफी, जिसमें आपको सारा का सारा एंजियो मतलब ही क्या होता है, ब्लड वेसल, तो ब्लड वेसल्स को आप अच्छे से विजुअलाइज कर दोगे अंडर सीटी स्कैन, तो आपको प्रॉपर दिख जाएगा कि कहाँ पे क्या स्टक है या नहीं है, सब कुछ आपको अच्छे से विजिबल हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा सीटी एंजियोग्राफी इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। पहले हमारा अलग था इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, बट नाउ डेज सीटी एंजियोग्राफी इज द लाइक मोस्ट इजी भी है एंड ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस भी है, ठीक है। सो ये हमारा डायग्नोसिस हो गया। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें कि अगर किसी को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है तो हम ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, सो हम ट्रीटमेंट में हम फर्स्ट हम एंटीकोएगुलेंट थेरेपी देते हैं, क्योंकि थ्रोम्बस हुआ है, वो थ्रोम्बस को हमें हटाना है, तो लाइक फर्दर और थ्रोम्बस ना बने, फर्दर और क्लॉट फॉर्म ना हो, सो हम एंटीकोएगुलेंट थेरेपी देते हैं, जिसमें हम अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन इन्फ्यूजन स्टार्ट करते हैं। एंड जब हेपेरिन का इन्फ्यूजन स्टार्ट होगा तो ऑफकोर्स आपको एपीटीटी कंटिन्यूस आपको मॉनिटर करते रहना है पेशेंट का, ठीक है। एंड ऑल्सो यू हैव टू मॉनिटर फॉर हेपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, क्योंकि जो हेपेरिन का साइड इफेक्ट क्या होता है, हेपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, तो आपको ब्लीडिंग वगैरह के लिए आपको प्रॉपर मॉनिटर करते रहना पेशेंट को, ठीक है। उसके अलावा हम इनॉक्सापेरिन सबक्यूटेनियस भी देते हैं, इनॉक्सापेरिन इज ऑल्सो नोन
नोन एज क्लेक्सिन, क्लेक्सिन। सो क्लेक्सिन हम देते हैं सबक्यूटेनियस। उसके अलावा हम ओरल एंटीकोएगुलेंट भी देते हैं, क्योंकि अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन तो हम आईवी दे सकते हैं और ये इनोक्सापेरिन हम सबक्यूटेनियस दे सकते हैं। ओरल एंटीकोएगुलेंट में हमारा वारफरिन हो गया, डेबिगेट्रोन हो गया, तो ये सारे हमारे एंटीकोएगुलेंट थेरेपी है, ठीक है ना। बट अगर मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो रखा है, लेट्स सपोज ये हमारा लंग्स है, ये हमारा ये पल्मोनरी आर्टरी है, एंड यहाँ पे यहीं पे स्टक हो गया है वो थ्रोम्बस आके, सो मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो रखा है। सो इन दैट केस हम क्या करेंगे, हम थ्रोम्बोलाइसिस करेंगे बाय एल्टीप्लेस, एल्टीप्लेस टेनेक्टिप्लेस है ना, उससे हम क्या करेंगे, थ्रोम्बस को लाइसिस करेंगे, जो थ्रोम्बस यहाँ पे जमा हुआ है उसको हम लाइसिस करेंगे। सो थ्रोम्बोलाइसिस करेंगे बाय एल्टीप्लेस अगर मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। प्लस और क्या कर सकते हैं, पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलेक्टोमी कर सकते हैं, कुछ कैथेटर डाल के, कैथेटर डालेंगे एंड यहाँ पे वो कैथेटर आएगा एंड ये जो एम्बुलस है उसको ब्रेक करके बाहर निकालेंगे। सो दैट इज द पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलेक्टोमी कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा हम फॉर प्रिवेंशन के लिए एक फर्दर रिकरेंट उसको फिर से क्या बोलते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म ना हो, सो फॉर दैट हम इंफीरियर वेना कवा फिल्टर लगाएंगे, मतलब जो हमारा इंफीरियर वेना कवा जो वेन है ना, उसमें हम ऐसे फिल्टर लगा देते हैं। सो दैट जो सारा फिल्टर का काम ही क्या होता है, ब्लड को वो ब्लड को फिल्टर करके आगे पहुंचाएगा, तो जो भी थ्रोम्बस वगैरह है वो क्या हो जाएगा, यहीं पे कलेक्ट हो जाएगा, आगे जा ही नहीं पाएगा, है ना। सो ये जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फिल्टर लगा दिया, ठीक है ना। सो ये ब्लड क्लॉट आया तो यहाँ पे आके स्टक हो गया, तो ये ब्लड क्लॉट आगे जा ही नहीं पाएगा, आगे जाएगा नहीं तो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन में भी नहीं जा पाएगा। सो इन्फीरियर वेना कवा फिल्टर हो गया, ठीक है ना। उसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पेशेंट को, जैसे कि जो पेशेंट ऐसे हैं जो प्रोलॉन्ग बेड रिडन है, इमोबिलाइजेशन फॉर मोर देन 3 डेज है, तो उस पेशेंट में आपको डीवीटी स्टॉकिंग लगा के रखनी है ना, न्यूमेटिक स्टॉकिंग लगा के रखनी है। उसका इमेज मैंने यहाँ पे लेना भूल गई, सो आप प्लीज एक बार इमेज जाके देख लेना। डीवीटी स्टॉकिंग लगा के रखना होता है हमें उस पेशेंट को, सो डैट प्रॉपर पंप करते रहे वो, है ना, इंटरमिटेंट वो ब्लड को पंप करते रहे, सो डैट स्टेसिस ना हो, ब्लड का स्टेसिस ना हो, क्योंकि यही 3 कारण हमने पढ़ा ना, हाइपरकोएगुलेबिलिटी, जो हमने वर्कोस ट्राइड पढ़ा, दैट इज द हाइपरकोएगुलेबिलिटी पढ़ा, स्टेसिस पढ़ा और एंडोथेलियल इंजरी पढ़ा। तो ये तीनों चीजों को हमें रोकना है। सो स्टेसिस को हमें रोकना है, तो स्टेसिस को रोकने के लिए हम न्यूमेटिक कंप्रेशन डिवाइस लगाते हैं, न्यूमेटिक कंप्रेशन डिवाइस लगाते हैं, जो कि क्या करता है, इंटरमिटेंट पंप करता है, इंटरमिटेंट काफ मसल्स को, जो हमारा काफ मसल्स होता है ना लेग में, हम न्यूमेटिक कंप्रेशन डिवाइस लगाते हैं, न्यूमेटिक कंप्रेशन डिवाइस लगाते हैं, जो कि क्या करता है, इंटरमिटेंट वो पंप करता रहता है, तो ब्लड का फ्लो होता रहता है, ब्लड स्टेसिस नहीं होता है, ठीक है ना। सो ये हम करेंगे। प्लस अगर किसी पेशेंट को एकदम से आपको ऐसा सिम्टम्स दिखता है कि सडन उसको चेस्ट पेन हो रहा है, सडन उसको ये चेस्ट पेन होने लगा, टेकिकार्डिया होने लगा, टेकिपनिया होने लगा, है ना, हार्ट रेट इंक्रीज हो गया, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो गया, पेशेंट का बीपी एकदम से कम होने लगा, ठीक है, एंड पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि मुझे एकदम सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है, ठीक है, एंड कुछ स्मॉल साइन अगर आपको ऐसे दिखे, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू इन्फॉर्म द डॉक्टर, दैट इज योर नर्सिंग प्रायोरिटी, यू हैव टू इमीडिएटली इन्फॉर्म टू द डॉक्टर, एंड पेशेंट को रीअश्योर करना है, बेड को एलिवेट करना है, सो दैट प्रॉपर थोड़ा सा लाइक सांस लेने में इजी हो, एंड आपको ऑक्सीजन वगैरह के लिए ट्रॉली वगैरह रेडी करना है, क्योंकि हो सकता है पेशेंट को हमें ऑक्सीजन देना होगा, है ना, ऑक्सीजन देना होगा। सो आपको ऑक्सीजन वगैरह प्रिपेयर करना है पेशेंट के लिए, ठीक है। सो दैट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, यू शुड नो, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे रिगार्डिंग पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अब आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।